नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी IQ में। आज हम 7 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किसको पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया? ऑप्शन है शान आमिर, निगार जौहर, ज्योति अख्तर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है निगार जौहर को। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जौहर ने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थी। इसके अलावा वह साल 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिला प्रमुख जनरलों में शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? ऑप्शन है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा को। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले। जडेजा की MVP रेटिंग लगभग 97.3 है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिकेट विज का इस्तेमाल करता है। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रो PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, अमर्त्य सेन को, चक्रवर्ती रंगराजन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन को। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रो PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय आय के आंकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है। अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, इसके अध्यक्ष हैं विमल कुमार राय। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक हैं संघमित्रा वधो उपाध्याय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया? ऑप्शन IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर। गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी नए व्यक्ति की टेस्टिंग इमेज का फॉर्मेट AI आधारित उपकरण का उपयोग करके अपने आप ही बदला और निदान किया जा सकेगा। रिजल्ट देने से पहले इनपुट इमेज को भी वैलिड करेगा। इसे रिजल्ट कुछ ही सेकंड के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। IIT गांधीनगर के निदेशक हैं सुधीर जैन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में फिंच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया? ऑप्शन 8%, 7%, 6%, 5%। इसका सही आंसर है 8%। फिंच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। फिंच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष
2022-2023 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? हमारा HDFC बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक, RBI बैंक। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन के बारे में, ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों पर ऋण लेने, बैंक में खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने, KCC ऋण प्रदाता की ऑनलाइन गणना करने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकरण करने जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऐप पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं जैसे ऋण के लिए आवेदन करने, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा और बचत खातों संबंधी आदि में भी मददगार साबित होगी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की अक्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, केरल सरकार, बिहार सरकार। इसका सही आंसर है केरल सरकार। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की अक्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास है। महामारी के दौरान विदेश और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में पेशेवर लौटकर वापस आए हैं। साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के भविष्य के लिए उनकी क्षमता का दोहन करना भी है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाने वाली यह परियोजना जनता को केरल के भविष्य पर सुझाव और विचार देने का अवसर प्रदान करेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया? रविंद्र भाकर, इंद्रमणि पांडे, इंद्रजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे को। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी शामिल है। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके अलावा पांडे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने निकाय में से एक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व संपत्ति संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने, एम वेंकैया नायडू ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को CAV भट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। पुस्तक का सार, पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड-19 महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के संरक्षण पर आधारित है, जो ICT अकादमी की स्काई कैंप्स डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। ICT अकादमी का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2020 कब बनाया गया? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। इसका सही आंसर है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स
जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को बनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चयनित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ है। AIPS का मुख्यालय लाउजेन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गियानी मेयरलो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपा रोकुमलोवा का निधन हुआ, वे कौन थे? हमारे ऑप्शन है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, लेखक, गायक, पत्रकार। इसका सही आंसर है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा रोकुमलोवा का निधन हो गया है। वह 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति से जुड़ने के लिए अपने शिक्षण पेशे को छोड़ दिया और 1986 में हुए ऐतिहासिक मिंजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोकुमलोवा 1984 और 1993 के दौरान 3 बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने लाल थनअवला की सरकार में ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1994 में राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है 750 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर, 850 मिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वित्त के प्रभाव में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। वर्तमान में समय MSME को रद्द होने वित्तीय बोझ से दबे पड़े हैं। ग्राहकों की कमी सहित नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके कारण नकदी प्रवाह में कमी आई है और इस तबके को संभावित रूप से शोधन अक्षमता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्व बैंक MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन व्यवहार्य MSME की वर्तमान चलनिधि और ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। इस कार्यक्रम से इन MSME को एकदम हुए नुकसान के प्रभाव का सामना करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व बैंक समूह अपनी निजी क्षेत्र की शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के जरिए उपयुक्त मुद्दों को निपटेगा ताकि सरकार की पहल का समर्थन करके तरलता को अनलॉक करके MSME क्षेत्र की रक्षा की जा सके और साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त बैंक और वित्तीय नवाचारों को सक्षम बनाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कृषि रेडियो आइकन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।